सर ये पूछना चाहते हैं कि मतलब जैसे कि हाँ, इंसुलिन के पूछो क्या बोल बावजूद रही भी हो? डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, इंसुलिन के बावजूद भी डायबिटीज कंट्रोल ना हो तो क्या करें? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इंसुलिन के बाद भी अगर डायबिटीज कंट्रोल, हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। डायबिटीज को जो है वो पहला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ, पहला स्टेज रहता है, उसको टैबलेट से कंप्लीट करते हैं। अगर टैबलेट से नहीं हो रही है तो उसके बाद इंसुलिन लगाते हैं। अगर इंसुलिन से भी नहीं हो रही है तो फिर उसको जो है वो उसकी रूटीन और उसका खान पान देखते हैं अपन कि वो किस तरह से। अगर वो बहुत ज्यादा टेंशन में है और टेंशन के कारण उसको शुगर हो रही है तो उसकी टेंशन को रिलीज किया जाता है, क्योंकि अपन ने डायबिटीज के कई कारण बता डिसीज, पहले उसका कारण देखना पड़ता है। हाँ, अगर मान लो डाइट के कारण हो रही है उसको, तो उसकी डाइट में बदलाव करते हैं और चने चने की चीजें, चने की रोटी ये ज्यादा देते हैं। फिर उसके डाइट में से जो है वो गेहूं और मक्का ये डाइट में से हटा देते हैं। और राजगीरे की रोटी आती है और बहुत सारे जो ज्वार वगैरह मिला के रोटी बनाते हैं, तो वो रोटी उसको खिलाते हैं। चावल बिल्कुल बंद कर देते हैं, आलू बंद कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट की जितनी चीजें हैं वो सब बंद कर देते हैं। और उसके बाद उसको, अगर वो तैरना जानता है तो ठीक है, और नहीं तो उसको किसी स्विमिंग पूल, नदी या ऐसी जगह जहाँ गहरा ना हो, तो तैरने का जो है वो बोलते हैं कि वो स्विम करे। स्विम करने से अपने बॉडी का जो वेट है वो पूरा पानी के ऊपर आ जाता है, जितने भी आर्गन है वो फ्री हो जाता है। जैसे अपन कोई चीज पानी में विसर्जित करते हैं तो सब अलग अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति पानी में तैरता है डीपली, तो उसके आर्गन अलग अलग हो जाते हैं और इंसुलिन रिलीज होता है। हाँ, यही कारण है कि जो पानी में तैरते हैं या वाशरमैन रहते हैं, धोबी, उन लोगों को डायबिटीज नहीं होती। हाँ, पूछो क्या बोल रहे हो? हाँ सर ये पूछना था कि जैसे डायबिटीज है मुझे, और क्या कहते हैं 15 साल हो गए हैं, लेकिन हर गर्मियों में यूरिन की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। यूरिन का रिटेंशन हो जाता है। और तुम्हारा नहीं नहीं सर, बार बार डायबिटीज का कारण क्या है तुम्हारे? डायबिटीज ये मतलब मेरा छोटा वाला बेबी हुआ था, सीजर से हुआ था, उसके बाद ही हो गई डायबिटीज। अच्छा, हाँ, तो हम ऐसी मतलब 20 दिनों के लिए ऐसे आती है, प्रेगनेंसी 30-35 बार डेली। डायबिटीज जो पढ़े थे अपन ने, प्रेगनेंसी के बाद होने वाली डायबिटीज, तो शायद हो सकता तुम उससे, हाँ, सफर, हाँ, तो एब्डोमेन तुम्हारा बढ़ा तो नहीं है, डिस्टेंडेड तो नहीं है, पेट बढ़ा तो नहीं है? सर ऐसा मतलब थोड़ा हल्का तो है बढ़ा हुआ। थोड़ा बहुत है, तो उसमें से पेट में से जो है वो चर्बी की मात्रा हटाने के लिए या तो व्यायाम वगैरह एक्सरसाइज करो, योगा करो, या फिर पैदल टहलो। कितना बड़ा हो गया बेबी? हो गया 15 साल का। हाँ, तो 15 साल का तो बहुत बड़ा हो गया। तुम अपना एक्सरसाइज वगैरह ये करके और उसको ठीक कर सकती हो, और फिर धीरे धीरे इंसुलिन भी छूट जाएगी उससे। इंसुलिन तो खैर मुझे अभी तो टॉपिक टेबलेट ही देखते ले हैं। रहे हैं। आज का टॉपिक है परजीवी क्रमिक। सर ये क्वेश्चन और है बस। हाँ, सर जैसे किडनी में जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं सर। हाँ, बोलो। हाँ सर, जैसे मेरी मदर को किडनी की प्रॉब्लम है और डायबिटीज भी है, तो किडनी की प्रॉब्लम हो तो डायबिटीज की होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं? हाँ, सिजेजियम जिम्बुलिकम जो दवाइयाँ चलती है जी वो दवाई ले सकते हैं, है ना? जी। जस्ट मिनट, फिर शुरू करते हैं। जी सर, थैंक यू। हो गया? वो कपड़े जो है वो धुल के रखूं, तुम उसको डाल, वो फिर तू तैयार होगी चल।
ठीक है, अब जो है वो अपने अपने माइक म्यूट कर दें और आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। वो किडनी की समस्या, और वो हम तुमको फिर बाद में बताएंगे। उसमें डायबिटीज वालों को सबसे ज्यादा किडनी की ही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो शुगर क्षमती नहीं वहां पर, और किडनी में फिर जो है वो फंक्शनल डिस्टरबेंस होने लगता है, तो फंक्शन डिस्टर्ब होता है। परजीवी कृमि संक्रमण, पैरासाइटिक वर्म, गुड मॉर्निंग, पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन, गुड मॉर्निंग। जो दूसरा संस्करण या सेकेंड एडिशन आया है, इसमें जो 4 चैप्टर शामिल किए थे उनको हम एक बार और रिपीट बता देते हैं। अपन ने शुरुआत किए थे एनीमिया से, एनीमिया यानी खून की कमी से शुरुआत किए थे, और एनीमिया खत्म होने के बाद अपन ने जो है वो बहुत बड़ा चला था, थायराइड पढ़े थे, थायरॉक्सिन, फिर इसके बाद डायबिटीज नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे पेन इन जॉइंट या घुटने का दर्द पढ़े थे, कल खत्म किए थे, और नंबर 5 पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन। ये 5 टॉपिक सेकेंड एडिशन में नए शामिल किए गए हैं। तो ये आज 5वां टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ नए टिप्स शामिल किए गए हैं तो वो भी अपन बताएंगे, और कुछ अननेसेसरी वाले हटा दिए गए। तो परजीवी कृमि संक्रमण इसमें डाल सकते हैं। अपना जो भी लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं या उसको सुन रहे हैं, तो पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन, कृमि कहते हैं इनको, परजीवी कृमि। परजीवी कृमि यानी जो दूसरे के ऊपर निर्भर रह के जिंदा रहते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी कृमि संक्रमण या पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन में होता है, और उसी को पटार भी बोलते हैं कुछ जगह पे, परंतु अपन उसको वर्म इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और बच्चों के साथ साथ बड़े एडल्ट भी इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसमें बहुत सारे अपन देखेंगे, टेप वर्म रहता है, राउंड वर्म रहता है, गार्डिया रहता है, हुक वर्म रहता है, कॉर्डिया रहता है, विक वर्म रहता है। ये सभी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, और जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये आक्रमण कर देते हैं इंटेस्टाइन पे, और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको अपन पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ये कई बार अपने इंटेस्टाइन में पहले से प्रेजेंट रहते हैं, जो डाइजेशन करने का काम करते हैं, और कई बार अपन हरी सब्जी बिना धोए या पूरी तरह ना उबाल के, या जो कच्चा अपन सलाद खाते हैं उसके थ्रू पहुंच जाते हैं। साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दें। क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं? क्लियर आ रहा है सर, क्लियर। ठीक ठीक। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो दोबारा ज्वाइन करके और साउंड देख सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ, ये इसमें हमारे पास भी 100% साउंड का एक मैसेज। तो इसमें पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन में देखते हैं अपन, परजीवी कृमि संक्रमण को नेमोटेड संक्रमण भी कहते हैं, नेमोटेड। ये जूलॉजी जब अपन पढ़ते हैं तो जूलॉजी में, चूंकि हमने बीएससी की है बॉटनी जूलॉजी में, तो उसमें अलग अलग जूलॉजिकल नेम रहते हैं। तो उसमें पैरासाइट के नेमोटेड और बहुत सारे ग्रुप रहते हैं जिनको फाइलम के नाम से जानते हैं। तो वो फाइलम अलग अलग रहते हैं। इसमें परजीवी कृमि संक्रमण नेमोटेड संक्रमण भी कहलाता है। ये संक्रमण लिमिथिंसिस जैसा संक्रमण होता है, हेलमिंथीज जैसे आते हैं उस प्रकार लिमिथिंसिस जैसे संक्रमण होता है, जो नेमोटेड फाइलम के जीवों द्वारा होता है। नेमोटेड फाइलम में बहुत फाइन या बारीक संक्रमण आते हैं। कभी जब अपन देखते हैं कि रवा जो है, रवे में बहुत दिन पुराना रवा हो जाता है और उसको अपन थाली में लेके देखें, छोटे छोटे बिल्कुल जीव दिखाई देते हैं, वो सुर्री भी कहलाती है वो, और बहुत पतले रहते हैं। उसी टाइप के बिल्कुल बारीक बारीक
जो कई बार नंगी आंखों से भी नहीं दिखाई देते। तो वो हेलमिंथीस टाइप के जो नेमोटेड और हेलमिंथीस तो बड़े रहते हैं, जो बाद में बड़े हो जाते हैं। बाकी नेमोटेड इन्फेक्शन सबसे ज्यादा रहता है। तो चावल में या इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो कीटाणु रहते हैं, संक्रमण, वो इसी प्रकार के इंटेस्टाइन में भी हो जाते हैं, जो बड़े होके पटार का रूप ले लेते हैं। नेमेटोड परजीवी पैरासाइट वह कीटाणु है जो व्यक्ति में प्रवेश करके बाहर या भीतर जुड़ जाते हैं और सारे पोषक तत्वों को चूस लेते हैं। और सारे पोषक तत्व यानी उसका भोजन रहता है, और जो भोजन अपन करते हैं तो वो शरीर में लगने नहीं देते और पहले वो ही खा लेते हैं और फिर दस्त के रूप में बाहर निकलते हैं। कुछ परजीवी अर्थात कृमि अंततः कमजोर पड़कर व्यक्ति में बीमारी फैला देते हैं। और कुछ कृमि ऐसे रहते हैं जो बीमारी भी फैला देते हैं। प्रमोद कुमार गुप्ता जी अपना वीडियो बंद करें ताकि आवाज जो है वो ठीक से आए। वीडियो बंद कर दें गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता। फुलक्रमी अथवा लंबे आवरण एक कैरोटीन का कवर चढ़ जाता है कई कीटाणुओं में, और कई में अनकवर्ड रहते हैं, यानी कवर नहीं चढ़ता। तो आवरण भी मतलब कि उनमें कवर्ड रहते हैं वो, और हड्डी वाले होते हैं, हड्डी उनमें नहीं रहती, कण रहता है। इनके बच्चे अंडे या कृमि कोश सी फेफड़ा या आंत के उस टिश्यू में कृमि के रूप में बढ़ते जाते हैं जिसे वे संक्रमित करते हैं। और इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा इनका जो बहुत बड़ी 6 मीटर की रहती है हीलियम करती है, तो जैसे जैसे मूवमेंट होता है तो वैसे वैसे वो मूवमेंट करते चले जाते हैं। ये इस तरह के कीटाणु रहते हैं और उनकी फोटो भी हम जो है वो शेयर कर देंगे। कृमि के लक्षण उसके रहने के स्थान पर निर्भर करते। अब उसके बाद अपन सिम्टम देखते हैं। प्रमोद कुमार गुप्ता जी, अगर आप वीडियो बंद नहीं करेंगे तो बार बार डिस्टरबेंस होगा। जी को हम कई बार बोल चुके हैं फिर भी कर नहीं रहे। बंद कर लो भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? कल जैसे फिर डिस्टर्ब होगा। वीडियो बंद कर दें गुप्ता जी? बंद करके रखे सर माइक, तो सभी अच्छा रहेगा। हाँ भाई बंद कर दिए उन्होंने, ठीक है। अब देखते हैं सिम्टम या लक्षण। कृमि के लक्षण उसके रहने के स्थान पर निर्भर करते हैं। कोई भी लक्षण होता है तो उसको अपन फाइन रूप से या नगण्य तरीके से देख सकते हैं। लक्षण एकाएक दिखने लगते हैं या कभी कभी लक्षण दिखाई देने में बहुत टाइम लग जाता है, और एक बार लक्षण आना शुरू होते हैं तो फिर वो आते जाते हैं और ये लक्षण देने के बाद मल से निकलते भी जाते हैं। पाचन मार्ग, पेट, आंत, जठर, वृद्धांत और मलाशय आदि में आंत की कृमियों में मिलकर पेट दर्द की इसकी सबसे पहले कंप्लेंट होती है पेट दर्द। और पेट दर्द से पहले स्किन में छोटे छोटे स्थानों पे जो है वो व्हाइट पैचेस आते हैं। कई बार गाल में देख सकते हैं, कई बार नाक के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ अपर पार्ट ऑफ द नोज एंड चीक एंड हेड, फोरहेड, इस पे जो है वो स्मॉल पैचेस, व्हाइट पैचेस आर प्रेजेंट इन फोरहेड, नेक एंड नोज, अपर पार्ट ऑफ नोज एंड चीक। ये इस स्थान पे व्हाइट पैचेस, साथ ही कई बच्चों को जो है वो हाथ के अंदरूनी पार्ट पे और पेट पे, पीठ पे भी छोटे छोटे व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं क्योंकि वो स्किन में आ जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द शुरू होता है, और पेट में दर्द होने के बाद उसको डायरिया की कंप्लेंट होती है और एकदम से उसको मोशन पास होने की कंप्लेंट होती है। भूख न लगना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन कम हो जाना, वेट लॉस,
नोशिया उल्टी की इच्छा आना, वोमिटिंग उल्टी, अरक्तता यानी कि एनीमिया या ब्लड की कमी, कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन जैसे विटामिन B12 की कमी, खनिज की कमी, लोह तत्व की जिसको अपन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं, वसा और प्रोटीन की कमी को जन्म देती है। फैट और प्रोटीन जो है वो कम होते जाता है और बच्चा एकदम दुबला पतला हो जाता है, एकदम दुबला दिखाई देता है। उसको कितना भी अपन खाना खिलाओ उसके शरीर में नहीं लगता, क्योंकि जो भी खाना वो खाता है वो कृमि खा जाते हैं। मलद्वार और योनि के आसपास खुजली, मलदार एनल itching for anal area as well as pruritus valvi यानी फीमेल में जो है वो विजाइना के आसपास ईचिंग होती है। नींद ना आना, इंसोमेनिया, बिस्तर में पेशाब हो जाना, ये बेड बाथिंग का मेन सिम्टम रहता है। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 1 साल या 2 साल के बाद बिस्तर में परेशान पेशाब करना छोड़ देते हैं, बेड बाथिंग कहलाती है। आफ्टर 1 ईयर अपने आप उनको फीलिंग होने लगती है, मगर यदि बच्चे के पेट में कृमि है तो वो बिस्तर में 5 साल तक भी पेशाब कर सकता है। पेट दर्द के साथ पिनकृमि के संक्रमण के लक्षण आते हैं। पिनकृमि जो रहता है विप वर्म नाम से, उसके सिम्टम्स आते हैं। तो उसमें स्टिचिंग पेन इन एब्डोमेन, अंदर से जो है वो ऐसा जो चुभने वाला दर्द होता है। त्वचा उभार, बीव, लिए फफोले, चेहरे पे बहुत ज्यादा सूजन, विशेषकर आंखों के आसपास। त्वचा में हमने बताया थे उभार आ जाते हैं। व्हाइट पैचेस आर प्रेजेंट इन स्किन, कई बार स्किन के ऊपर फफोले भी आ सकते हैं, हल्के से व्हाइट करके आ जाते हैं। पैसा ना मटाओ कर तो बड़ी बात को मिले नहीं। और दांत के किटाने का जो सिम्टम है जिसको अपन वो कहते हैं, अच्छा सा कोई सिम्टम कहते हैं जिसमें दांत किटकिटाता है, पेशेंट बच्चा जो है वो जबड़ी बांध लेता है और उसके बाद दांत किटकिटाना, विशेषकर आसपास आंखों के आसपास स्वेलिंग आती है उसके, और स्किन का कलर चेंज हो जाता है। एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया, त्वचा लाल हो जाती है, त्वचा में खुजली और मलदार के चारों ओर लालपन होता है और खुजली हो जाती है, और उसको हल्के हल्के रेड पैचेस पड़ जाते हैं त्वचा में, और रेड के बाद फिर व्हाइट हो जाते हैं, और दोनों ही कंडीशन में पेन और ईचिंग की कंप्लेंट रहती है। एलर्जी संबंधित क्या कह रहे हैं तो एलर्जी हो जाती है। नेक्स्ट, जठर फ्लू, बढ़ी हुई नाजुक जठर, ज्वर, पेट दर्द, डायरिया, त्वचा पीला पड़ना, ये सिम्टम जठर मतलब एब्डोमिनल जो रहता है वो प्रॉब्लम हो जाती है। और ज्वर यानी फीवर आता कई बार, पेट दर्द तो है ही बताई दिए। हाँ, तेज बोलते हैं पूर्णिमा दुबे मैडम, मगर ये बीच में कुछ लोग खोल देते हैं, अभी चंद्रभान ने खोल दिए थे तो फिर वो आवाज कट जाती है। लसिका युक्त सूजे हुए हाथ के पांव जैसे कि अंड ग्रंथि, मेल में जो है वो टेस्टिस जो रहती है वो हल्की सी स्वेल हो जाती है, और साथ ही साथ जो फीमोरल और एक्सिलरी लिम्फ नोड रहते हैं यहाँ जोड़ पे, तो वो लिम्फ नोड जो है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाते हैं, सूज जाते हैं, तो इसके कारण पेशेंट को दर्द हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो इस टाइप के जो सिम्टम्स आते हैं वो रहते हैं। एक इसमें सिम्टम बच्चे का बताया नहीं गया, सलाइवेशन, बच्चे के इसके ओंठ के किनारे से सलाइवा निकलते रहता है और बच्चे का मुंह जो है वो ज्यादातर बंद नहीं कर पाता, वो खुला रहता है। ऐसा खुला हुआ सोएगा, खुला हुआ अपन बात कुछ करेंगे तो मामा बोल के और खोल लेगा, बंद नहीं करेगा, और वहां से सलाइवा या लार टपकती रहेगी। तो ये इस तरह के सिम्टम्स और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिसको अपन देख के और पता लगा सकते हैं कि इसको पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन है। और अब देखते हैं इसके कारक
क्या क्या कारण है जिसके कारण ये हो सकता है। पहला है मलीय संदूषित जल, यानी कि जो वाटर है वो इन्फेक्टेड है। पानी ऐसी जगह से लिया जा रहा है पीने का या वापरने का जहां से कि सीवेज भी जुड़ रहा है। अभी कुछ शहरों में जो है वो आप देख सकते हैं इस सीवेज का पानी तालाबों में जा रहा है और वो तालाब का पानी जो है वो फिल्टर होके वाटर सप्लाई के लिए शहरों में जा रहा है। अगर जो लोग भोपाल जानते हैं तो पोहे फिजा वाला जो इलाका है वो बड़े तालाब में सीवेज का पानी मिलता है और वो सीवेज का पानी अंदर ही अंदर जो है वो फिर, हालांकि उसकी दूरी 2 किलोमीटर है, 1-2 किलोमीटर तक सीवेज का पानी मिलता है, मगर अंदर जो है वो पानी में कीटाणुओं को माइक्रोस्कोपिक देख थोड़ी सकते हैं अपन। और जब वो फिल्टर होके और पीने के लिए आता है और अगर ओवन ये अपन अगर गर्म करके पी रहे हैं या आरओ का पी रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो वो माइक्रोस्कोपिक जर्म्स जो है वो अपने पेट में चले जाते हैं और इंटेस्टाइन में रेस्ट करके फिर ये पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। दूसरा, अस्वस्थकर स्थितियां, यानी पेशेंट जो है वो बीमार रहेगा और बीमार रहने के साथ साथ जो है वो कहीं से भी कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, इस टाइप की कंडीशन आ जाती है। मांस या मछली को कच्चा या अधपका खाना, कुछ लोग जो है वो अधपका अंडा खाते हैं। अंडा जो है वो पकता है तो पूरी तरह स्थिर रहता है, मगर अगर नहीं पकता तो येलो वाला पार्ट उसका फैल जाता है। ऐसे कच्चे अंडे खाना या मछली कच्ची खाना, कच्ची मतलब अधपक, कुछ लोगों को सबर नहीं रहता और बनते बनते ही जो है वो 1-2 पीस निकाल के खाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन में मुर्गे में या बकरे के मांस या मछली में अगर जर्म्स रहे तो वो पेट में चले जाते हैं। पशुओं को अस्वस्थकर वातावरण में पालना, पशुओं जो जानवर रहते हैं उनको जहाँ बांधते हैं वहां पर उसकी सफाई होना चाहिए, वहां धुएं की व्यवस्था होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के मच्छर या दूसरे पैरासाइट उनको काटे ना। उसका दूध वगैरह अपन पीते हैं, परंतु यदि मान लो इस तरह से हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो पहले पशुओं को होती बीमारी और फिर पशुओं से दूध, गोबर और दूसरे उनके प्रोडक्ट के थ्रू ह्यूमन में चली जाती। कीड़ों और चूहों से प्रदूषण, चूहे अपन जानते हैं कि सब जगह पहुंच चुके हैं, चूहे रॉकेट के थ्रू चांद में भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे चूहे जो जहाज में या घरों में तो बहुत मात्रा में रहते हैं और खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर से जब वो होके गुजरते हैं तो उनके फुट पैड पे इन्फेक्शन अगर लगा है तो वो खाने पीने की वस्तुओं से मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है। अधिक मच्छर और मक्खियों का होना, मच्छर बहुत अधिक मात्रा में रहे या मक्खियां जो बीमारियों को फैलाने का काम करती है, वहां पर अगर ऐसे जगह पे अपन चाट का ठेला रहता है या कुछ रेस्टोरेंट रहते हैं लो कैटेगरी के जहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं रखी जाती, तो वहां से ये इन्फेक्शन अपने पेट में चला जाता खाने पीने की वस्तुओं द्वारा। खेल के मैदान जहाँ बच्चे मिट्टी के संपर्क में आते हैं और वहीं पे कुछ भी खाते रहते हैं, और छोटे बच्चे स्कूल जो जाते हैं जो अपना डब्बा उनको क्लासरूम में खाने को दिया जाता है, मगर कुछ बच्चे गार्डन में, स्कूल के गार्डन में या कहीं पे बैठ के खाते हैं तो वहाँ गंदगी रहती है, वो उनके खाने में जा सकती है। पानी भी इसी प्रकार वहां पर रखा हुआ या कई दिनों से टंकी नहीं धुली रहती स्कूलों कॉलेजों में और उसका पानी बफर तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसका कारक जो रहता है उतक, नेमाटोड्स या गोल कृमि जो कई टाइप के होते हैं, जैसे टेप वर्म बिल्कुल जो अपन टेप रहता है इंची टेप उसके जैसा होता है, वो कहलाता है टेप वर्म इन्फेक्शन। दूसरा रहता है राउंड वर्म जो स्प्रिंग जैसा गोल गोल घुमा हुआ रहता है, वो राउंड वर्म रहता है। गार्डिया का जो गार्डिया अपन देखते हैं तो वो स्पर्म जैसे आकृति का रहता है, स्पर्म में गोल हेड रहता है और पूंछ रहती बाकी, तो उस तरह की आकृति का रहता है गार्डिया। फिर हुकवर्म में जो है वो लंबे धागे टाइप का रहता है और उसका जो सिर है वो हुक के समान रहता है, तो वो हुकवर्म कहलाता है। वीप वर्म में धागे की 2 पार्ट रहते हैं जिसमें कि
एक तरफ बिल्कुल पतला रहता है और एक तरफ मोटा रहता है। तो वो दो पार्ट में जो रहेगा वो कहलाता वीप बार। और लास्ट रहता है कोकोसीडिया। कोकोसीडिया जो है वो कुचला या नक्स भूमिका के बीज जैसा रहता है, या इमली के बीजे जैसा अपन कह सकते हैं कि इमली के बीजे जैसा होता है। तो इतने सारे 6 इन्फेक्शन जो अपन ने बताए उसको रिपीट कर देते हैं। टेप वर्म जो है वो टेप जैसा होता है, जैसा कि इंची टेप रहता है तो वो टेप वर्म कहलाता है, चपटा और लंबा। दूसरा राउंड वर्म, स्प्रिंग के जैसे राउंड लिए हुए रहता है तो वो राउंड वर्म कहलाता है। तीसरा रहता है गार्डिया। गार्डिया जो है वो स्पर्म जैसे अपन देखते हैं उसका चित्र, जिसमें हेड मोटा रहता है और बाकी पूंछ जो है वो पतली रहती है, वो गार्डिया कहलाता है। फिर हुकवर्म, जिसमें कि पतला रस्सी जैसा रहता है वो, और उसका सिर हुक के समान रहता है, वो कहलाता है हुकवर्म। फिर आता है वीप वर्म, जिसमें उसके 2 हिस्से रहते हैं पतले धागे जैसे। तो एक तरफ का हिस्सा पतला रहता है और उसका कंटिन्यूशन वाला भाग मोटा रहता है। तो मोटा धागा और पतला धागा दोनों को जोड़ दें तो वो कहलाता है वीप वर्म, WHIP, वीप वर्म। और फिर आता है कोसिडिया, जो कि कुचला का या नक्स भूमिका का बीज या इमली के बीज जैसा दिखाई देता है। तो ये इस तरह के 6 वैरायटी जो है वो इस बीमारी को फैलाने के लिए सहायक होती है। आंतरिक कृमि या आंत में होने वाले कृमि एस्केरिस या गोल कृमि। एस्केरिस कृमि के मल में इसके अंडे पाए जाते हैं, जो प्रदूषित मृदा यानी कि मिट्टी, सब्जियों के माध्यम से मनुष्य के भीतर अनजाने में चले जाते हैं। ये कृमि मनुष्य की अतड़ियों में बढ़ते जाते हैं, अतड़ियों में मतलब इंटेस्टाइन में, और रक्त के माध्यम से फेफड़े आदि जैसे शरीर के अन्य भागों में चले जाते हैं। और ये 40 सेंटीमीटर तक भी बढ़ सकते हैं। 40 सेंटीमीटर यानी पूरा 1 फीट के बराबर भी बढ़ सकते हैं, ये 1 फीट से भी ज्यादा। और पटार के रूप में इंटेस्टाइन में घूमते रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं। जब कभी बच्चा पॉटी के लिए, हाँ, लास्ट वाला है कोकासीडिया, COCCIDIA। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ये 6 वैरायटी में से कोई 3 लिख देते हैं और एक वैरायटी कहीं दूसरी डाल देते हैं, प्लाज्मोडियम की डाल देते हैं, और फिर उसमें पूछते हैं कि इनमें से पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन कौन सा नहीं है, तो अपन को वो बताना पड़ता है। इसलिए 6 वैरायटी अपन को मालूम होना चाहिए: राउंड वर्म, टेप वर्म, हुकवर्म, वीप वर्म, गार्डिया और कोसिडिया, COCCIDIA, कोसिडिया। ये इमली के बीजे जैसा होता है, या हाँ, स्पेलिंग सही लिखे हैं गुर्जर जी ने, ये इमली के बीजे या कुचला सीड के जैसा होता है, नक्स भूमिका जो सीड रहता है उसके जैसा होता है। तो ये 6वीं वैरायटी। तब उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में यही आता है कि पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो वो उसमें अपन को 3 वैरायटी इसमें से लेते हैं और एक कोई भी और लिख देते हैं। तो इस प्रकार से अपन को 6 वैरायटी मालूम रहना चाहिए। या फिर ये करते हैं कि 3 अलग वैरायटी लिख देते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ओवेल, और एक डाल देते हैं टेप वर्म, और उसमें फिर बताते हैं कि भाई पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन का इनमें से कौन सा एक कॉज है। तो अपन को फिर टिक लगाना पड़ता है कि ये है। इसलिए 6 वैरायटी का पता चलना चाहिए। अब ये टेप वर्म जिसके बारे में अपन बता रहे थे कि ये सब्जियां जो इस्तेमाल होती हैं वो मिट्टी के पास अगर इन्फेक्शन हो जाए, और ये मिट्टी जो है वो ऐसी खेत से आती है जहां पर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह खेत में पॉटी जाने का भी काम करता है या वहां पर शौच जाने का काम करता है, और ऐसी स्थिति में वहां गोभी लगी है, पालक लगी है, मेथी लगी है, वो उसमें सब्जियों में पहुंच जाते हैं। मूली लगी है, और वो सब्जी जो है वो अपन बिना बॉइल किए, मूली जैसे अपन जानते हैं कि कच्ची खाते हैं, इसलिए उसका छिलका निकालना जरूरी रहता है।
छिलका निकालने से ऊपर की लेयर में यदि मान लो इनमें से कोई वहां पर प्रेजेंट है तो वो निकल जाता है छीलने के दौरान। तो फिर अपन मूली को, पत्ता गोभी या पालक के पत्ते सलाद में खा सकते हैं, और नहीं तो वही इन्फेक्शन जो है वो पेट में पहुंच जाता है। तो ये इसका कारण रहता है। अब अपन ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट चूंकि आयुर्वेदिक भी दिया है, होम्योपैथिक भी दिया है, तो ट्रीटमेंट में और एलोपैथी तो मालूम ही है सबको, तो वो तीनों एक साथ बताते हैं। सर इसमें बच्चों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और जो हेड रहता है हेड में थोड़ा वो दबा हुआ, यानी बच्चों के सर में जैसे बीच में अपने गांव में क्या बोलते हैं इधर सर, कुछ तो भी ऐसा टारू बोलते हैं, वो कृमि होने के लक्षण में वो मतलब दिखाई देता है। कृमि होने के लक्षण में हाथ पैर में सूजन आ सकती है, वो लंप कहलाता है, वो जो सिर में हो जाता है, और वो लंप जो है वो गड्ढा या वो उसका सूचक नहीं है। कृमि होने में हाथ पैर में स्वेलिंग आ सकती है बच्चे को, परंतु सिर में ऐसा कोई लंप नहीं बनता जब तक कि वो ब्रेन में ना पहुंचे। ये बात सही है कि कई बच्चों को जो है वो टेपवर्म या छोटे माइक्रो इन्फेक्शन पैरासाइटिक वो ब्रेन में पहुंच सकते हैं, परंतु उसमें गड्ढा या लंप बनना हमारे को नहीं लगता कि कोई ऐसा सिम्टम हो, लेट सिम्टम, क्योंकि उसके पहले जो सिम्टम आते हैं उसी समय इलाज कर लिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट पे आते हैं अपन। इसमें मेबेंडाजोल जो मेडिसिन रहती है, मेबेक्स नाम से या दूसरे नाम से अलग अलग मेडिकल स्टोर्स में मिलती है, जिसमें कंटेंट मेबेंडाजोल रहता है, तो वो उसको यूज करते हैं। और वो उसकी एक बॉटल 30 ml की जो आती है, उसकी 2 बॉटल लाते हैं और बच्चे को रात को 30 ml पूरी एक शीशी पिला दिया जाता है सोने के पहले, और सुबह जो है वो पैरासाइट टेपवर्म जो भी है वो उसके पहली स्टूल में निकल जाते हैं, और उसको फिर 9 बजे के करीब फिर से की एक शीशी जो लाए वो दोबारा पिला दिया जाता है। तो वो छोटे मोटे जो और जर्म्स बचे होंगे वो भी निकल जाते हैं। ऐसा 30 ml मेबेक्स या मेबेंडाजोल की जो डोज है उसको वो हर हफ्ते रिपीट किया जाता है 1 महीने तक। तो इसका मतलब 1 महीने में उसको 4 बार ये डोज देना है, और 30 ml की शीशी रात को सोते समय पिला देते हैं, और फिर सुबह उससे पूछते हैं या उसकी स्टूल को चेक नहीं निकली है या निकली भी है तो भी उसको 9 बजे सुबह फिर से की 30 ml का डोज पूरा पिला देते हैं। तो ऐसे 60 ml मेबेंडाजोल जो है उसके शरीर में जाती है। उसका स्वाद जो है वो बत्ती जैसा रहता है, चौक रहती है, अपन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, तो वैसा चाक या कलम जैसा उसका स्वाद रहता है, टेस्ट रहता है। उससे कोई आंतरिक नुकसान भी नहीं होता मेबेंडाजोल से। और उसके बाद जैसे एक इतवार को दिए डोज, सोमवार में हाँ 10 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। 10 साल तक के बच्चों को शीशी में देते हैं, और फिर अगर उससे बड़ा है और एडल्ट है तो फिर टैबलेट मेबेंडाजोल नाम से आती है, तो फिर वो टैबलेट दिया जाता है। बाकी शीशी भी दे सकते हैं, टैबलेट भी दे सकते हैं। तो जैसे संडे के दिन दिए रात को तो मंडे के दिन सुबह, फिर अगले हफ्ते फिर से संडे और मंडे, फिर उसके अगले हफ्ते संडे मंडे, ऐसे 1 महीने में 4 डोज उसकी जाती है, और उसके बाद उसको वर्म्स फ्री माना जाता है, वो निकल जाती है करके। कुछ बच्चों में 2 डोज के बाद ही पूरे वर्म्स निकल जाते हैं, तो उसको फिर भूख भी लगती है और उसके शरीर भी बनने लगता है। तो ये एलोपैथी ट्रीटमेंट हुआ मेबेंडाजोल। अब अपन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखते हैं। इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्रीमी हार करके एक टेबलेट आती है, क्रीमी हार। क्रीमी क्रमी एल्बेंडाजोल डायरेक्ट देते हैं। एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल दोनों उसकी दवाई है, जंगेला जी सर की दवाई है, दोनों पैरासाइट। आइवरमेक्टिन क्या काम करता है? हाँ,
वो तो बाकी तो डिटेल नहीं मालूम हमारे को, मगर एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल जो कॉमन ट्रीटमेंट रहते हैं, तो अपन उसको उसी पे बात करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी फिर अपने अपने तरीके से लोग बाग और भी कुछ बहुत सारी देसी दवाइयाँ ये वो देते हैं, तो वो अपन अलग से आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाई में कृमि हार जो है वो 10 मिलीलीटर दिन में 3 बार 14 दिन तक देते हैं। 10 ml की जो बॉटल रहती है क्रीमी हार की आयुर्वेदिक की, तो वो क्रीमी हार 10 ml उसको वही रात को सोते समय और फिर उसके बाद दिन भर में 3 बार भी दे सकते हैं उसको। तो 3 बार में रात को हो गई, एक दोपहर में और एक सुबह। क्रीमी हार नाम की सिरप आती है और ये 1 हफ्ते तक दे सकते हैं कंटिन्यू उसको। और अगर मान लो बच्चे की उम्र छोटी है तो उसको 1 दिन या 2 दिन दे के रोक देते हैं और उसकी स्टूल की जांच कराई जाती है कि उसमें जो है वो निकले हैं कि नहीं निकले। फिर आते हैं अपन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत। इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे मेजर है सिना टैबलेट, जो टैबलेट नहीं है, ये ग्लोबुल्स में आती है। हाँ बोलो अनु। सर एक ठो लड़का है, वो 14 वर्ष का है। वो कभी कभी वो बिस्तर पे पेशाब कर दे रहा है और याद नहीं पर इसके लिए कौन सा दवा दिया जाएगा सर? हाँ वो वही दवाई अपन बता रहे हैं, बिस्तर में पेशाब की। बिस्तर में पेशाब जो बच्चा करता है उसको, इसका मतलब कि पेट में जो है वो कृमि है, और पेट में कृमि के कारण करता है। और ज्यादातर उसको इस तरह के स्वप्न आते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है, बाथरूम के अंदर या खुले स्थान पे वो खड़ा हुआ है, और उसको स्वप्न में जो है वो फिर खड़ा है और फिर पैंट को निकाल के और यूरिन पास कर रहा है, और एक्चुअली वो मैदान में या बाथरूम में नहीं कर रहा है, वो बिस्तर में कर रहा है। तो उसको ये स्वप्न जो है वो इसलिए आते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन में गहरी नींद लग जाती है और उसको, और इंटेस्टाइन में वर्म्स है, तो उसके कारण ड्रीम आते हैं, और ड्रीम आने के बाद उसको पेशाब करने की हाजत होती है और वो बिस्तर में पेशाब कर देता है। ऐसे सभी कृमि और बिस्तर में पेशाब कर देना या बेड बाथिंग के लिए पहली दवाई होम्योपैथी की है सिना। इसकी स्पेलिंग है CINA। सिना सभी प्रकार के कृमियों के लिए बहुत उपयोगी होम्योपैथिक औषधि है। ये सबसे पहले लोकप्रिय औषधि सबसे ज्यादा इसी को देते हैं जब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, उसका नेचर वाइज चाइल्ड इज इरिटेबल, गुस्सैल, बहुत ही ज्यादा क्रूअल, उसका चेहरा पीला, आंखों के चारों ओर छल्ले, फेस जो है वो येलो कलर का, और आंखों के आसपास हल्का काले रंग का छल्ला बन जाता है। छल्ला मतलब रिंग्स। अधिक पूछने पर रात में दांत पीसने की प्रॉब्लम होती है, उसको ब्रेकिज्म, जिसमें वो दांत किटाता है या पीसता है। ऐठन हो सकती है, रात में रोना, नाक खुजलाना, अत्यधिक भूख, दुधिया पेशाब, मुंह के आसपास नीलापन, तो ब्लूनेस अराउंड द माउथ, और उसकी यूरिन जो है वो मिल्की टाइप की यूरिन रहेगी। और ऐठन मतलब उसको हमेशा अंगड़ाई टाइप की आती जाएगी। इसमें जो बुक का पूछ रहे हैं प्रवीण जी, वो यही बुक है, बेसिक हेल्थ केयर, मगर इसमें से योगा हट गया है और सेकंड एडिशन, ये सेंटर से अपन कॉल करके मंगवा सकते हैं। इसमें ये सब चीजें नई वाली शामिल की गई। बच्चा जो है वो, जिसको कृमि रहती है, वो नाक खुजाता है बार बार, नाक उड़ा। किस एज तक ये दवाई दे सकते हैं? जो दवाई आपने बताई है वो किस एज तक दे सकते हैं? अब तेल छोटे बच्चों के लिए है मतलब वो नहीं, ये सिना जो मेडिसिन है उसमें एज बार नहीं, कुछ भी नहीं है। एज बार ना के छोटे बच्चे से लेके 1 साल तक के बच्चे से लेके वो 60 साल तक के व्यक्ति को किसी को भी दे सकते हैं। ये अपने वाइटल फोर्स पे इफेक्ट करती है, और अकॉर्डिंग टू द एज एंड सेक्स वो अपना काम करती है। इतनी उससे काम करती है वाइटल फोर्स। एलोपैथी दवाइयां जो है वो ब्लड में काम करती है, ये वाइटल फोर्स पे काम करके और उसको ठीक करती है रोगी। इसके अलावा अत्यधिक भूख लगना, बहुत ज्यादा उसको भूख लगती है, ये इतने अगर सिम्टम है तो सिना सबसे बेस्ट रेमेडी है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन या
वर्म्स के लिए। दूसरी मेडिसिन है कैलकुलेरिया कार्ब। बच्चा आमतौर पर मोटा पिलपिला बच्चा होता है। सेकेंड मेडिसिन कैलकुलेरिया कार्ब, स्पेलिंग CALCARIA, कैलकुलेरिया कार्ब CARB। एक्चुअली पूरा नाम है उसका कैलकुलेरिया कार्बोनिका, परंतु मेडिकल स्टोर में कैलकुलेरिया कार्ब के नाम से मिलती है। ऐसा बच्चा आमतौर पर मोटा पिलपिला बच्चा होता है जिसे तेज भूख लगती है। मोटा होता है, फैटी फ्लैबी, और बहुत ज्यादा उसको एपेटाइट यानी भूख लगती है। ऐसा बच्चा थोड़ा सुस्त रहता है, काम डिले करता है। अपन उसको 9 बजे काम कहेंगे तो 10 बजे तक भी सोचता रहेगा करूं कि नहीं करूं। थोड़ा सुस्त टाइप का बच्चा रहता है। और चौक, कोयला और पेंसिल चीजों को खाने का काम करता है। अगर किसी के यहाँ चौक या कलम वगैरह हो और पेंसिल जो अपन देखते हैं तो पेंसिल को मुंह में ऐसा दबा के उसको तोड़ता रहता है। कई बार नाखून को खाता है। यदि उसको कोयला मिल जाए तो कोयले को भी चबाने लगता है, कोयला चबाता है। ऐसा बच्चा, उसमें कैलकुलेरिया कार्ब देते हैं। डेयरी उत्पादों और मांस के प्रति अरुचि रहती है उसको, यानी कि दूध, क्रीम और घी, ये सब चीजें उसको अपन खिलाते हैं, श्रीखंड, मही, दही, तो वो उसके प्रति अरुचि, मतलब खाएगा नहीं वो, उसको लगता है कि उससे तकलीफ हो जाएगी। मलासा और गुदा में रेंगने जैसा एहसास होता है उसको। फीलिंग्स अगर ऐसा पूछे कि भाई क्या लगता है, तो उसको लगता है कि रेक्टम में या एनस के पास कुछ चीज रींग रही मतलब कि चल रही है, ऐसा उसको फील होता है। सिर से बहुत पसीना आता है जिससे तकिया गीला हो जाता है। और बच्चे को जब सो के उठता है तो पूरा तकिया गीला महसूस होता है, क्योंकि उसको हेड पे बहुत ज्यादा पसीना आता है। ऐसे बच्चे में अगर ऐसे सिम्टम हो तो अब उसको कैलकुलेरिया कार्ब नामक मेडिसिन दी जाती है। ऐसा बच्चे लंबा यात्रा भी कर ले तो उसकी पीठ और पैंट जो है वो गीले हो जाते हैं, कार की या बस की सीट पे। ये भी एक सिम्टम्स रहता है। तो ऐसे में जो है आमतौर पे सभी के गीले होते हैं, मगर छोटी यात्रा में कुछ लोगों के नहीं होते। पर उस बच्चे की छोटी यात्रा में 10-20 किलोमीटर में भी गीले हो जाएंगे। तो वो संपर्क, स्किन का दबाव ये सह नहीं पाती बॉडी। तब ऐसे पेशेंट को कैलकुलेरिया कार्ब देने से फायदा होता है। नेक्स्ट है टैबलेट का नाम। टैबलेट का नाम इसके डोजेज हम बता देते हैं। टैबलेट का नाम पहले बता देते हैं, कैलकुलेरिया कार्ब, CALCARB, कैलकुलेरिया कार्ब। डोजेज जो है वो 30 और 200 पोटेंसी में 2 या 3 बार पेशेंट को देते हैं। होम्योपैथी दवाइयों में जो है वो सिंपल डोज रहता है जब तक कि उनकी पोटेंसी 1 ml या 1000 पावर की या मदर टिंचर ना हो, जिसको अपन अर्क बोलते हैं। और मदर टिंचर और डाइल्यूशन में ये अंतर रहता है। जो डाइल्यूशन रहता है वो फिल्टर करके बनाया जाता है और वो कलरलेस रहता है। और जो मदर टिंचर रहता है वो हल्के वाइन कलर का या ब्लैक कलर का रहता है, और उसका डोज जो है वो ड्रॉप में सेट होता है। ड्रॉप में उसको 1 गिलास पानी या 1 कप पानी में 10-10 बूंद या 20-20 बूंद दिया जाता है। तो ये डोजेज रहते हैं। और यदि मान लो आप कैलकुलेरिया कार्ब का मदर टिंचर ले रहे हैं तो 10 ड्रॉप विद 50 ml वाटर 3 टाइम ए डे। और अगर मान लो 30 और 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो 30 पोटेंसी 4 ग्लोब्यूल्स TDS into 3 डे, ये उसका डोजेज रहता है। और बाकी 1 ml लेते हैं अगर मान लो 1000 पावर में, तब उसको फिर वीकली देते हैं या 1 डोज अर्ली मॉर्निंग विदाउट एनी मील, यानी खाली पेट देते हैं। तो ये डोज इस तरह से डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है स्परगेलिया। स्परगेलिया SPARGILIA।
स्परगेलिया। कृमि संक्रमण के लिए आंख के चारों ओर रेंस, बेहोश होने की प्रवृत्ति, बार बार जो है वो अनकॉन्शियस जैसा हो जाता है बच्चा, सोता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, मितली की अनुभूति, कुछ खाता नहीं है और उसको हमेशा जो है वो नोशिया टाइप का फील होता है, नाभि के आसपास दर्द है, बलगम और कीड़े वाला मल एक संकेत है, और नाभि मतलब कि जो अम्लाइकस है वो कुंडली के पास हल्का हल्का दर्द होता है उसको, और खांसी भी होती है, और कई बार जो है वो खांसी में भी खांसते खांसते एक ही पेशेंट देखे हमने अभी तक कि मुंह से भी जो है वो वर्म्स निकल आते हैं कई बार। और एक बच्चे लोग चाइनीज कुछ खाते हैं ऐसा सुन करके, उसको क्या बोलते हैं, नूडल बोलते हैं शायद, नूडल, तो वैसे जो है उसके मुंह से निकालना पड़ा। हाँ नूडल्स, हाँ चाउमीन या नूडल्स, तो वो नूडल्स टाइप के जो है वो निकालना पड़ा, और उसको देखने के बाद से जो है वो हमने नूडल्स खाना छोड़ दिए, क्योंकि उसमें हमारे को जब भी वो खाते थे तो उसी टाइप की महसूस होता था कि इसको निकल रहे हैं या खा रहा है, इस टाइप से। इसी कारण ऐसे बच्चों में स्परगेलिया नामक मेडिसिन 30 और 200 पोटेंसी में देते हैं, तो उससे लाभ पहुंचता है। 3-3, 4-4 ग्लोबुल्स दिन भर में 3 बार 1 हफ्ते तक। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलेडियम, CALADIUM। कैलेडियम बेसिकली जो है वो सेक्स की मेडिसिन रहती है, जब किसी प्रकार का सेक्स में कमजोरी महसूस करता है पेशेंट, परंतु इसके अलावा कीड़ा ये जो रहते हैं वर्म्स, उसमें योनि में फील होते हैं, उसको पेशेंट को जैसे एनस में कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, ऐसी कैलेडियम मेडिसिन में फीमेल पेशेंट को वेजाइना के आसपास ऐसा लगता है कि कोई चीज चल रही है हल्का सा, और लड़कियों को योनि के आसपास लगातार खुजली मतलब प्रोराइटिस वेल्वी, ईचिंग इन अराउंड द वेजाइना। कृमि संक्रमण के लिए प्रभावी होम्योपैथिक उपचार कैलेडियम। तो कैलेडियम जो है वो एक इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि उससे लाभ पहुंचा सकती है ना। ये मेडिसिन दे सकते हैं कैलेडियम, पर फीमेल की मेडिसिन है ज्यादातर, और इसमें फीलिंग ऑफ द समथिंग इज इन द वेजाइना एंड ईचिंग आल्सो। नेक्स्ट मेडिसिन है टेलुरियम। टेलुरियम जो मेडिसिन रहती है ये सिना के बाद दी जाती है, और इसको कहलाता है कि सिना पहले उपयोग में लाए, सिना से लाभ ना हो तो टेलुरियम देते हैं, TILURIUM, टेलुरियम। इसमें देखते हैं जहां मलाशय में बहुत अधिक जलन और दवा का जो है वो उपयोग किया जाता है टिंचर का, मदर टिंचर या MT कहलाता है, तो टिंचर को हल्के पानी में 10-10 बूंद डाल के दिया जाता है टेलुरियम की। टेलुरियम में सिम्टम जो है वो सीना जैसे रहते हैं। सिना के बाद कौन सी दवाई बताएं? सिना के बाद है कैलकुलेरिया कार्ब, कैलकुलेरिया कार्ब के बाद स्परगेलिया, स्परगेलिया के बाद कैलेडियम, तो कैलेडियम के बाद चल रही है टेलुरियम। तो टेलुरियम सिना का क्रॉनिक कहलाता है। यदि किसी पेशेंट को सिना से लाभ ना हो तब फिर उसको टेलुरियम का मदर टिंचर दिया जाता है। तो मदर टिंचर में वही अपन ने जैसे बताया ब्लैक कलर की मेडिसिन आती है, जो डाइल्यूशन आते हैं वो इस प्रकार से छोटी डब्बियों में आते हैं डाइल्यूशन, और ग्लोबुल्स में दिए जाते हैं। और जो मदर टिंचर है वो इस तरह से बड़ी ड्रॉप वाली मेडिसिन में देते हैं, इसमें तो डाइल्यूशन ही है पर उसमें कलर जो है वो ब्लैक या ब्राउन कलर का रहता है, और फिर उसको ड्रॉप से यूज करके दिए जाते हैं ताकि 10 बूंद गिरा के और बच्चे को या बड़े को जिसको भी देना है वो दिया जाए। तो मदर टिंचर भी जो है वो डाइल्यूशन फॉर्म में आता है, और डाइल्यूशन जो है वो ऐसे ग्लोबुल्स में दे सकते हैं। ये अपन डाइल्यूशन फॉर्म में ज्यादातर नहीं देते क्योंकि जितनी भी मेडिसिन रहती हैं वो सभी अल्कोहल बेस्ड रहती हैं, तो अगर वो डायरेक्ट टंग पे डाल के लेगा तो ऐसी स्थिति में
टंग में या गले में उसको छाले बन सकते हैं। इसी कारण उसको ग्लोबुल्स की सहायता से, जो शुगर ऑफ मिल्क से बनती है, साबूदाने जैसी दवाइयां जो रहती हैं, तो वैसे ही इसमें देते हैं। ठीक है सर बार बार बच्चे पेशाब करते, इसमें कौन सी मेडिसिन बताए हैं? इसमें बताया अपन ने सिना, CINA, एक सिना रहती है और एक एसिड फॉस, सीना। CINA। हाँ, वो लिख दी है हाँ, गुर्जर जी लिख दी स्क्रीन में सिना। और हाँ, और एक दवाई और है एसिड फॉस या फास्फोरिक एसिड, जो अपन ने डायबिटीज में पॉलीयूरिया के केस में दिए थे। पॉलीयूरिया में अपन ने देखे थे कि पेशेंट जो है वो काफी बार बार पेशाब जाता है, पॉलीयूरिया, जिसको अपन डायबिटीज इंसिपीडियस के नाम से भी जानते हैं। दो तरह की डायबिटीज बताए थे अपन ने, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपीडियस। तो इंसिपीडियस में भी पॉलीयूरिया की कंप्लेंट रहती है, बार बार पेशाब जाता है, तो वो फास्फोरिक एसिड या सिना, अगर बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है तो सिना या फास्फोरिक एसिड, और मार्केट में वो एसिड फॉस के नाम से मिलती है, और होम्योपैथी मेडिसिन है ये, तो उसको लेके और बच्चे पे ट्राई कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है इंडिगो। अंकित अभी एलोपैथी में मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल बताए ना अपन ने, ये मेडिसिन रहती है एलोपैथी में। आयुर्वेदिक में जो है वो क्रीमी हार करके सिरप बताए थे, और होम्योपैथी में ये 5 हो गई कंप्लीट, और 6वीं देखते हैं अपन, इंडिगो। ये सिना नाम गलत लिखा है, SINA नहीं है, CINA है। इंडिगो जो मेडिसिन रहती है वो पेट में राउंडवर्म्स के लिए बहुत प्रभावी होम्योपैथिक उपचार है। बच्चा आमतौर पर उदास रहता है, मतलब कि लेजी, नाभि के आसपास तेज दर्द होता है, पेन अराउंड अम्बलाइकस, उससे ऐंठन भी हो सकती है, स्पाज्मोटिक पेन। यदि आप किसी विशिष्ट समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि इतनी दवाइयों से भी लाभ नहीं हो रहा है और इसका पेशाब करना भी बंद नहीं हो रहा है, तो फिर किसी होम्योपैथी डॉक्टर जो आपके शहर में है उससे संपर्क करके और दवाइयां ले सकते हैं, और नहीं तो हम बता ही रहे हैं, इनको आप अगर इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो बुक्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में आती है, सिद्धांत अलंकार और बोरिक, ये दोनों हिंदी की बुक है होम्योपैथी की, सिद्धांत अलंकार और बोरिक, डॉक्टर विलियम बोरिक, विलियम WILLUM, बोरिक BORICK, विलियम बोरिक की या सिद्धांत अलंकार की हिंदी की बुक। बाकी इंग्लिश में बोरिक इंग्लिश में भी आती है, और इसके अलावा भांजा की बुक है, और कम से कम होम्योपैथी के 10 राइटर हैं अलग अलग, तो वो लेके और स्टडी करके उसमें अच्छे से अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हुआ, और आज का जो पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन लेक्चर डिजास्टर मैनेजमेंट जो कर रहे थे उसको करेंगे। अब हाँ, प्रश्न पूछ लो कन्हैया लाल जी। सर एक 15 साल का बच्चा है, बालक है, उसको भूख ज्यादा लगती है और रात में करीब 5 साल से वो सोने के बाद दांत किटकिटाता है, और कभी कभी सर 15-20 दिन में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। हाँ, तो उसको जो है वो सिना और टिलूरियम ये दोनों ट्राई करके और देख सकते हैं, उसको मदर टिंचर में दें, और दांत किटकिटाता है या वो करता है, दोनों ही केस में जो है वो सिना और टेल्यूरियम दवाई देके और उसको ठीक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बेड वेटिंग के लिए इमीप्रेमिन करके आता है सर, सॉल्ट है उसका, इमीप्रेमिन सर, डेप्सोल सर, वो भी तो सर बेड वेटिंग में काम आता है, मतलब सुना फेमस है सर। हाँ, तो अच्छी बात है। अंकित विश्वास जी ने ये मेडिसिन जो बताए हैं वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। एक्चुअली औषधि की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी औषधियां हैं। यहाँ अपन सिर्फ उन पे ही विचार कर सकते हैं जो कॉमन दवाइयां हैं। बाकी सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं तो
अपने अपने सबके अनुभव है, वो अपने अनुभव के हिसाब से दे सकते हैं। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर? सर ग्लोबल सर जो 200 पोटेंशिया सर कितना ड्राम में सर डालना चाहिए, कितना बूंद सर? हाँ, उसमें अगर मान लो ये जो मेडिसिन है हमारे पास वो हाफ ड्राम की है, आधी हाफ ड्राम है। इससे एक और बड़ी शीशी आती है, हाँ वो 1 ड्राम रहती है, उसमें 10 ड्रॉप डाइल्यूशन डालना चाहिए केवल। और जब तक कि वो डाइल्यूट ना हो जाए, अगर मान लो 5 बूंद में ही वो पूरी भर जाती है तो फिर 5 ड्रॉप्स ही डालें, उसको फिर ज्यादा भिगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर 1 ड्राम में सर 10 ड्रॉप है, 5 ड्रॉप ऐसे बता रहे हैं ना सर? हाँ ठीक है। तो हाँ सर बच्चों कब स्टार्ट करते हैं सर? नमस्ते सर जी, मदर टिंचर भी इतना डालेंगे क्या? नहीं, मदर टिंचर तो फिर पानी में देंगे ना, ये तो अपन ग्लोबुल्स की बात कर रहे हैं। और अगर मान लो आपको पानी में डाल के देना है तो फिर वो मदर टिंचर पानी में घोल के दे। सर मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ। क्या बोल रहे हैं वैष्णवी? सर मैं रजनी विस्कर बोल रही हूँ। जैसे सर आधा सिर दुखता है तो उसके लिए मेडिसिन क्या मतलब ले सकते हैं? आधा सिर में राइट साइड दुख रहा है या लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट साइड के लिए रहती है एक सिंगुनेरिया चलती है और एक स्पाइजेलिया चलती है। हाँ, सिंगुनेरिया राइट साइड के लिए है और स्पाइजेलिया लेफ्ट साइड के लिए आधा दर्द है, और पूरे सिर में बेलाडोना चलती है। ठीक है ना, इसको अपन पहचानते कैसे? सिंगुनेरिया में लास्ट में आर जुड़ा रहता है सिंगुनेरिया, और स्पाइजेलिया में एल जुड़ा रहता है तो वो लेफ्ट की रहती है। तो सिंगुनेरिया और स्पाइजेलिया, तो इस तरह से सिंगुनेरिया राइट साइड में दे सकते हैं। सर जैसे मतलब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आधा सिर दुखने से उसको माइग्रेन की शिकायत बोल देते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, माइग्रेन में जो है वो पेशेंट को बहुत तीव्र दर्द होता है और उसको कान के पास से गाढ़ा पसीना आता है और पेशेंट की वो इच्छा होती है कि वो सिर अपने दीवार पे पटक ले, इतना ज्यादा रहता है और बांध के रखता है हमेशा सिर को, और माइग्रेन में, और आंख भी लाल हो जाती है। पर ऐसे सिंपल सिर दर्द में नहीं होती, हो सकता है उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो तो चश्मे वाले या आंख वाले डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। सर एक बात बताइए, टेबलेट का आधी सिर। हाँ बोलिए लोधी जी। सर एक वो आपने टेबलेट बताई थी जो मतलब राइट साइड सिर दर्द होता है और लेफ्ट साइड, कौन सी है? सिंगुनेरिया राइट साइड में, क्योंकि उसमें लास्ट में आर, लास्ट में देखिए आर शब्द आया है, सिंगुनेरिया आर, SINGURI है, और स्पाइजेलिया में एल आया है, SPIGILA। तो स्पाइजेलिया में लेफ्ट साइड और सिंगुनेरिया में राइट साइड सिर दर्द होता है। ठीक, जी जी। पूरा सिर दर्द हो तो कौन सी मेडिसिन बताइए? तो इसका डोजिंग क्या रहेगा सर? ठीक है सर, ये यूरिक एसिड में जो है सर, होम्योपैथिक में कौन सी दवा देनी पर? यूरिक एसिड सर बढ़ जाने से? जी सर, तो जो जॉइंट में जो पेन होता है सर, उसके लिए होम्योपैथिक की कौन सी दवा देंगे? रस्टॉक्स देते हैं उसके लिए, RHUSTOX, रस्टॉक्स। ठीक है सर पूरा सिर दर्द